हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। 27 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि थे दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस देश के राष्ट्रपति थे। ध्यान दें, वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह में दोस्तों मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस देश के दोस्तों राष्ट्रपति थे। अगर वर्ष 2023 की बात की जाए तो उसमें दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन चुने गए हाल ही में? तो 234 वर्षीय गैब्रियल अटल अभी हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री चुने गए। वर्ष 1950 में यानी 26 जनवरी 1950 को दोस्तों गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे पहली बार? तो वो थे दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। 2 नंबर प्रश्न। किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? तो वह कौन सी भारतीय कंपनी है जिनको दोस्तों अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? तो वह है दोस्तों जायडस लाइफ साइंसेज। जायडस लाइफ साइंसेज, इनको दोस्तों अभी अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए इस कंपनी को हाल ही में मंजूरी मिली है। जायडस लाइफ साइंस को हाल ही में दोस्तों पोस्ट हार्पेटिक ल्यूरलिगा से संबंधित जेनेरिक दवाओं को की मार्केटिंग के लिए अमेरिका स्वास्थ्य नियामक यानी यूएस एफडीए यानी यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दोस्तों अंतिम मंजूरी इनको मिली है। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों, हाल ही में किस जहाज निर्माण संगठन को भारतीय तटरक्षक बल के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के अधिग्रहण का अनुबंध प्राप्त हुआ है? तो वह कौन सी जहाज निर्माण संगठन है जिनको दोस्तों अभी कोस्टल गार्ड के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है या उनको अनुबंध हासिल हुआ है? तो वह है दोस्तों मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को। भारतीय तटरक्षक और जापान के तटरक्षकों के बीच रिसेंट चेन्नई में दोस्तों कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया? तो यह उसका नाम था अभ्यास सहयोग काइजिन। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड कौन है? तो वो है दोस्तों राकेश पाल। 4 नंबर प्रश्न दोस्तों, हाल ही में कहां दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया? तो दुर्लभ गोल्डन टाइगर इसको दोस्तों अभी काजीरंगा नेशनल पार्क में, काजीरंगा जो कि कहां पर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह असम में। तो वर्ष 2022 में भी दोस्तों दुर्लभ बाघ काजीरंगा में इसको देखा गया था। और 2 दशक बाद दोस्तों आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वर्गीकृत भारतीय गिद्ध को अभी हाल ही में कहां पर देखा गया? तो ठाणे महाराष्ट्र में। वहीं दुर्लभ गोल्डन टाइगर को तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में देखा गया। दुनिया की दोस्तों पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना यह कहां पर प्रारंभ होगी? तो उड़ीसा राज्य में। वहीं देश का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क कौन सा बनेगा? तो पैंच बाघ अभ्यारण्य, जो कि महाराष्ट्र में दोस्तों यह स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 5। किस दिग्गज भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी ने पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? तो रिसेंटली दोस्तों आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा वर्ष 2023 के लिए बहुत सारे अवार्ड्स और उनके विजेताओं की घोषणा की गई, जिसमें दोस्तों आईसीसी ने वर्ष 2023 के लिए पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो वो चुने गए दोस्तों विराट कोहली। आईसीसी द्वारा वर्ष 2023 के लिए विभिन्न अवार्ड्स की घोषणा की गई, जिसमें दोस्तों श्रेष्ठ ओडीआई बल्लेबाज तो वो चुने गए दोस्तों विराट कोहली। वहीं टेस्ट क्रिकेटर सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुने गए दोस्तों ओस्मान ख्वाजा, जिनका संबंध दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश से है। वहीं सर्वश्रेष्ठ टी20 प्लेयर तो यह भारत के दोस्तों सूर्य कुमार यादव चुने गए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर की बात की जाए तो वो थे दोस्तों पैट कमिंस। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर 2023 के लिए तो वो चुनी गई दोस्तों नेट सीवर ब्रंट, जिनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। साथ ही साथ दोस्तों टीमों की घोषणा की गई है। तो ओडीआई टीम के कप्तान चुने गए रोहित शर्मा, टेस्ट टीम के कप्तान चुने गए पैट कमिंस, टी20 टीम के कप्तान चुने गए दोस्तों सूर्य कुमार यादव। तो वहीं महिला एक दिवसीय टीम यानी ओडीआई टीम और टी20 टीम की दोनों की कप्तान चुनी गई दोस्तों चमारी अट्टापट्टू, जिनका संबंध श्रीलंका देश से है।
6 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस देश में 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 8 भारतीय नृत्य शैलियों और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो वह कौन सा देश है दोस्तों जिन्होंने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में 8 भारतीय नृत्य शैलियों में और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का वहां पर आयोजन किया गया? तो भारत के पड़ोसी देश दोस्तों श्रीलंका में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीलंका में दोस्तों भारतीय उच्चायोग कोलंबो में 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 8 भारतीय नृत्य शैलियों के साथ दोस्तों वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीलंका में दोस्तों भारत के उच्चायुक्त कौन है? तो उनका नाम है संतोष झा। प्रश्न नंबर 7, 75वें गणतंत्र दिवस पर कितने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया? तो दोस्तों कुल 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर की गई, जिसमें दोस्तों 5 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 हस्तियों को दोस्तों पद्म भूषण और 110 हस्तियों को दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ध्यान रहे 5, 17 प्लस 110, टोटल 132 पद्म पुरस्कार दोस्तों 75वें वर्षगांठ पर दोस्तों वर्ष 2024 में यह दिए जाएंगे। बात की जाए अगर वर्ष 2023 की, तो 2023 में दोस्तों 106 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 291 पद्मश्री शामिल थे। प्रश्न, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम कार्यक्रम के तीसरे चरण की मेजबानी की? तो कौन सा IIT है दोस्तों जिनके द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम कार्यक्रम के तीसरे चरण की मेजबानी की गई? तो वो है दोस्तों IIT गुवाहाटी। यानी IIT गुवाहाटी ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम कार्यक्रम के तीसरे चरण की वहां पर मेजबानी की। रिसेंटली दोस्तों IIT मद्रास तंजानिया के बाद किस देश में दोस्तों अपना कैंपस स्थापित करेगा? तो वो करेगा दोस्तों श्रीलंका देश में। रिसेंटली दोस्तों किस IIT ने दोस्तों 57 करोड़ रुपए दान में दिए हैं? तो दोस्तों IIT बॉम्बे ने। बता दें IIT बॉम्बे के 1998 बैच की सिल्वर जुबली के अवसर पर दोस्तों वहां पर छात्रों द्वारा IIT बॉम्बे को ही 57 करोड़ रुपए दान में दिए गए। 9 नंबर प्रश्न, तो हाल ही में कानपुर में AIISH सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन किया गया। AIISH का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। ध्यान रहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। तो सैटेलाइट सेंटर इसका उद्घाटन कहां पर किया गया अगर पूछे तो कानपुर में दोस्तों यह किया गया। बता दें AIISH का उद्घाटन कानपुर में उत्तर प्रदेश किनके द्वारा? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों मनसुख मंडाविया द्वारा वहां पर किया गया। रिसेंटली आयुष दीक्षा की आधारशिला कहां पर रखी गई? तो सर्बानंद सोनोवाल द्वारा दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा में। वहीं डिजिटल फॉरेंसिक सेंटर का उद्घाटन तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दोस्तों डिजिटल फॉरेंसिक सेंटर का उद्घाटन हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में किया गया। अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सेंटर तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर में इसका उद्घाटन किया गया। प्रश्न 10वां, किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया? तो दोस्तों दुनिया का कौन सा पहला देश बना है जिन्होंने दोस्तों मलेरिया के खिलाफ दुनिया का दोस्तों पहला नियमित टीकाकरण वो भी बच्चों के लिए शुरू किया? तो वह है दोस्तों कैमरून देश। कहां पर है वो देश? तो अफ्रीका महाद्वीप का देश दोस्तों कैमरून देश। अफ्रीका महाद्वीप का देश कैमरून, जिन्होंने बच्चों के लिए दोस्तों नियमित रूप से मलेरिया का टीका देने वाला दोस्तों यह विश्व का पहला देश यह बना है। रिसेंटली दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा ऐसा मॉरिशस और अल्जीरिया के बाद दोस्तों तीसरा ऐसा कौन सा देश बना है जिनको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? तो वह है दोस्तों अफ्रीका का केप बर्डे देश। बढ़ते हैं प्रश्न 11वें पर। भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त वायु अभ्यास डेजर्ट नाइट कहां आयोजित किया? दोस्तों तीन देशों की वायुसेना दोस्तों अभ्यास डेजर्ट नाइट में भाग लिया, जिसमें भारत की वायुसेना, फ्रांस की वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना शामिल थी। तो दोस्तों यह अभ्यास डेजर्ट नाइट अरब सागर के ऊपर दोस्तों यह
आयोजित किया गया। भारत की ओर से दोस्तों इसमें राफेल लड़ाकू विमान दोस्तों इस अभ्यास में, इस एक दिवसीय अभ्यास में जो कि 23 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ, इसमें भाग लिया गया। तो भारत के साथ साथ कौन, तो फ्रांस और यूएई देश की दोस्तों एयरफोर्स ने इस अभ्यास में भाग लिया। रिसेंटली अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण कहां पर, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बकलोह में 22 जनवरी से और 3 फरवरी तक दोस्तों यह आयोजित किया जा रहा है। प्रश्न 12वां, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जनवरी को भारतीय सशस्त्र बलों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है? तो दोस्तों 75वें गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार यानी गैलेंट्री अवार्ड्स की घोषणा हुई है। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोस्तों कुल 80 गैलेंट्री अवार्ड्स की दोस्तों घोषणा की गई, जिसमें 6 कीर्ति चक्र दोस्तों और 16 शौर्य चक्र इसमें शामिल है। ध्यान रहे, अगर पद्म पुरस्कारों की बात की जाए तो 132, वहीं गैलेंट्री अवार्ड्स कितने, तो गैलेंट्री अवार्ड्स तो 80 गैलेंट्री अवार्ड्स अभी नॉमिनेट किए गए हैं। कुल दोस्तों 311 रक्षा अलंकरणों को राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों मंजूरी दी गई है, जिसमें 80 गैलेंट्री अवार्ड्स शामिल है। अगर बात की जाए हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स की शांतिकाल के दौरान, तो दोस्तों सबसे बड़ा होता है अशोक चक्र, उसके बाद आता है कीर्ति चक्र और उसके बाद आता है दोस्तों शौर्य चक्र। वहीं अगर वार टाइम की बात की जाए तो भारत का सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड है दोस्तों परमवीर चक्र, उसके बाद आता है महावीर चक्र और तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों वीर चक्र। प्रश्न 13वां, तो 3 ट्रिलियन का बाजार पंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो 3 ट्रिलियन का बाजार पंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बनी है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, यानी माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों एआई की बदौलत माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार $3 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटल को पार किया है। विश्व की दोस्तों दूसरी कंपनी बनी है जिन्होंने 3 ट्रिलियन का बाजार पंजीकरण पार किया है। पहली कौन थी, तो पहली थी दोस्तों एप्पल। 1 ट्रिलियन बराबर होता है दोस्तों 1 लाख करोड़, यानी 3 ट्रिलियन बराबर 3 लाख करोड़। तो ध्यान रहे माइक्रोसॉफ्ट, जिसकी स्थापना कब हुई, तो वर्ष 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट के दोस्तों फाउंडर कौन थे, तो वो थे दोस्तों बिल गेट्स और पॉल एलन। प्रश्न 14, दोस्तों किसे कानूनी और सार्वजनिक जीवन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? तो फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन यह पुरस्कार दिया गया दोस्तों ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रसिद्ध वकील हैं अजित मिश्रा। क्या नाम उनका, तो अजित मिश्रा, जो कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के यह प्रसिद्ध वकील हैं। इनको ही दोस्तों कानून और सार्वजनिक जीवन में उनके महत्वपूर्ण योगदानों के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को भी दिया गया था। कब, तो वर्ष 1956 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 15 पर। तो केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक एमओयू को मंजूरी दी है? तो वह देश है दोस्तों ओमान देश। यानी केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में सहयोग के लिए दोस्तों किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो ओमान देश के साथ। ओमान देश की राजधानी कहाँ है? तो वह है दोस्तों मस्कट। हार्मुज जल संधि जो कि ओमान देश के पास में है और किन को जोड़ती है? तो दोस्तों पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को। 16वां प्रश्न, दोस्तों यूरोपीय बंदरगाह गठबंधन पहल का उद्घाटन कहां शुरू किया गया? तो यूरोपीय बंदरगाह गठबंधन पहल का उद्घाटन यह बेल्जियम के एंटवर्प बंदरगाह पर, यानी बेल्जियम देश के एंटवर्प बंदरगाह पर ही यूरोपीय बंदरगाह गठबंधन पहल का उद्घाटन किया गया है। क्या है दोस्तों यह पहल? तो यूरोपीय संघ ने दोस्तों नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दोस्तों यूरोपीय बंदरगाह संगठन शुरू किया है। इस पहल का उद्घाटन बेल्जियम के कहां पर? तो एंटवर्प बंदरगाह पर किया गया, जिसको कि दोस्तों यूरोप में कोकीन का प्रमुख प्रवेश द्वार माना जाता है। ध्यान है यूरोपीय बंदरगाह गठबंधन किसके, क्या इसका उद्देश्य? तो नशीली दवाओं को दोस्तों नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई करना। और इसका उद्घाटन कहां पर? तो बेल्जियम के दोस्तों एंटवर्प बंदरगाह से इस पहल को शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17वां, तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विस्तृत सर्वेक्षण के बाद किस भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में
14 उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की है। तो CBRI द्वारा दोस्तों वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर भूस्खलन वाला क्षेत्र है, जहां पर दोस्तों 14 और अन्य जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, तो है दोस्तों जोशीमठ उत्तराखंड में। बता दें दोस्तों जोशीमठ उत्तराखंड का जोशीमठ जो कि वर्ष 2022 और 23 में दोस्तों भू रिसाव की घटनाओं के चलते हुए काफी चर्चा में था। अब दोस्तों CBRI द्वारा दोस्तों वहां पर 14 अन्य उसके आसपास के स्थानों को दोस्तों जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में नामित किया गया है। CBRI यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर यह स्थित है, तो CBRI दोस्तों यह है रुड़की उत्तराखंड में। 18वां प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार ने कुष्ठ रोगियों के लिए कौन सी 3 नई दवा उपचार व्यवस्था को मंजूरी दी है? तो दोस्तों कुष्ठ रोगियों के लिए कौन सी 3 नई दवाइयां को मंजूरी दी गई है WHO द्वारा? दो है दोस्तों, पहला है उसमें डेप्सोन, दूसरा है दोस्तों रेफिम्सिन, तीसरा है क्लोफाजिमिन। तो इन तीनों दवाइयों को ही WHO द्वारा हाल ही में मंजूरी दी गई है। WHO के जरिए दोस्तों अप्रैल 2025 से यह दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रश्न 19वां, तो किसने यूक्रेन को तोप के गोले खरीदने के लिए 1.1 बिलियन यूरो यानी 1.2 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यह सहायता दोस्तों यूक्रेन को नाटो की तरफ से दी जाएगी। ध्यान रहे, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो द्वारा ही दोस्तों यूक्रेन को तोप के गोले खरीदने के लिए सहायता दी जाएगी। कितनी? 1.1 बिलियन यूरो की सहायता दी जाएगी, जिसके ऊपर हाल ही में दोस्तों वहां पर अभी समझौता हुआ है। यूक्रेन शांति सम्मेलन कहां पर आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति के अनुरोध पर अभी स्विट्जरलैंड देश दोस्तों एक शांति सम्मेलन आयोजन करने पर सहमत हुआ है। तो ध्यान रहे, स्विट्जरलैंड देश। वहीं यूक्रेन को दोस्तों सैन्य सहायता 2.5 बिलियन यूरो की सैन्य सहायता हाल ही में किस देश द्वारा दी गई? तो ब्रिटेन देश के दोस्तों द्वारा यह सहायता दी गई। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब इसकी स्थापना हुई? तो 1949 में। हेडक्वार्टर कहां पर नाटो का? तो दोस्तों यह ब्रुसेल बेल्जियम में। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड 2024 का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों यह किया गया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। और 2IC यानी सेकंड इन कमांड कौन थे परेड के? तो वो थे दोस्तों मेजर जनरल सुमित मेहता। जनरल कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, उनके द्वारा ही दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड 2024 का नेतृत्व किया गया। वहीं परेड के 2IC कौन थे? सेकंड इन कमांड, तो वो थे दोस्तों मेजर जनरल सुमित मेहता। तो 27 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के दोस्तों यह थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए जो दोस्तों पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा विश्वविद्यालय श्रीमद् भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है, तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो आपके लिए पिछली वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों कहां दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किया गया? तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, लद्दाख या तमिलनाडु राज्य। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की PDF दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।